यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे MHI 003 इग्नू मास्टर्स हिस्ट्री के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हो हमारे इस इनिशिएटिव्स को। और चूंकि आपका 27 को पेपर है और आज 25 है, तो आज ये हम अपलोड कर रहे हैं, तो कल एक चैप्टर और हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इन बुक से कौन सा चैप्टर जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ताकि मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं जो आपके एग्ज़ाम में मदद कर सके। चूँकि अब सिर्फ एक चैप्टर और अपलोड हो सकता है कल, तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे उसे अपलोड करने की। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए, इकाई 25 निम्न वर्गीय प्रसंग, जिसको सबाल्टर्न स्टडीज़ भी कहते हैं। देखिए, सबाल्टर्न स्टडीज़ कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं। रंजीत गुहा जो है वो निम्न वर्गीय प्रसंग जो सबाल्टर्न स्टडीज़ है उसके जनक माने जाते हैं। उसके अलावा ये जो सबाल्टर्न सबाल्टर्न स्टडीज़ है उसकी आधारभूत धारणा यही है कि देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि जो इतिहास लेखन की हम बात कर रहे थे, चूँकि ये बुक ही इतिहास लेखन है तो हम उसी की बात करेंगे। हमने देखा औपनिवेशिक इतिहास लेखन क्या है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या है, फिर हमने देखा कैम्ब्रिज स्कूल किस तरह की बात करता है कि केंद्र को राजनीति की स्टडी करनी चाहिए, मतलब केंद्रीय स्तर पर करनी चाहिए या स्थानीय स्तर पर करनी चाहिए। अब सबाल्टर्न ये कहता है कि अभी तक जो स्टडी हुई है वो संभ्रांत वर्ग के मद्देनज़र रखते हुए हुई है। जो भी इतिहास लिखा गया है, जो इतिहासकार थे, उन्होंने संभ्रांत वर्ग के लोगों को माइंड में रख के किया। जैसे राजनीति करने वाले लोगों को रखा, नेताओं को रखा, राजाओं को रखा, उनके जो नौकर चाकर या जो उनके मंत्रीगण थे उनको ध्यान में रख कर रखा। लेकिन सबाल्टर्न का मानना था कि नहीं, उनको छोड़ के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको मद्देनज़र रख के इतिहास को देखना चाहिए, तब जाके इतिहास की वास्तविक छवि समझ में आएगी। तो सबाल्टर्न यही है, पूरा का पूरा चैप्टर बस इसी पे डिपेंडेंट है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि निम्न वर्गीय प्रसंग की आधारभूत धारणा यह थी कि भारतीय इतिहास लेखन की समस्या अभी तक संभ्रांतीय पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी। निम्न वर्गीय अध्ययन से जुड़े इतिहासकारों ने यह घोषणा की थी कि वे जनता के नज़रिए से इतिहास लिखकर इतिहास को सभी दिशा में मोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जनता के नज़रिए की बात आ रही थी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये विचार का आरंभ कहाँ से होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखने को बात है कि जो भारतीय इतिहास लेखन थी उसकी परंपरा से जो लोग असंतुष्ट थे, जो लेखक असंतुष्ट थे, उन्होंने सामूहिक रूप से कुछ खंडों का प्रकाशन किया। उन्होंने थोड़ा बहुत लोगों को देखा, समझा, जनता के प्रोस्पेक्टिव को रखने की कोशिश की। अब ऐसा नहीं था कि कुछ जो ग्रुप्स में थे सिर्फ उन्होंने लोगों ने ऐसा किया, कुछ ऐसे लोग भी थे जो उस ग्रुप में नहीं थे, जो सबाल्टर्न स्टडीज़ के ग्रुप में नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने भी अपनी थ्योरीज ये रखने की कोशिश की। जैसे मैं बताऊं कि अगर मान लीजिए ऐसा कभी कभी होता है कि आप कुछ करना चाहते हो या कुछ आप अलग हट के सोच रहे हैं, लेकिन इनिशिएटिव नहीं उठाया जा पा रहा है, तो आप 4-5 लोगों का ग्रुप बनाते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उसके जो आपने सोचा है, जो अलग सोचा है, हट के सोचा है, उसके लिए कुछ इनिशिएटिव करें। जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि सिर्फ आप ही 4-5 लोग ऐसी सोच रखने वाले नहीं थे, ऐसी सोच रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, और फिर वो भी अपनी अपनी जगह पे वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो सबाल्टर्न में भी यही था कि जो लेखक, बहुत सारे ऐसे लेखक थे जो जो करंट इतिहास लेखन की परंपरा चल रही थी संभ्रांत वर्ग वाली, उससे निराश थे, उससे असंतुष्ट थे। तो जब कुछ लोगों ने वो शुरू किया निम्न वर्गीय लेखन, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग अलग जगह पे बहुत सारी चीज़ें लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं था कि इन्होंने पुस्तकों का ही प्रकाशन किया, उन्होंने अन्य पत्रिकाएं, संपादकीय पुस्तक और बहुत सारी चीज़ों में योगदान दिया और वहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी। अब यहाँ देखते हैं कि सबाल्टर्न स्टडीज़ जो है, इस शब्द का इतिहास क्या है। तो कह रहे हैं कि इतिहास बहुत लंबा है। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग मध्यकाल में इंग्लैंड में कृषि दासों और कृषकों के लिए किया जाता था। जो फार्मर्स होते थे उनके लिए इंग्लैंड में ये शब्द यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में 17वीं शताब्दी में सेना के जो छोटे पद होते थे उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाने लगा। और इस शब्द का सबसे ज़्यादा उपयोग किया था इतालवी मार्क्सवादी और साम्यवादी नेता थे एंटोनियो ग्रामशी। एंटोनियो ग्रामशी ने, चूँकि अब वो जो बुक्स वगैरह लिखते थे या जो लेख लिखते थे उसमें इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते थे। उनका इस शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब होता था कि निम्न वर्गीय समूह, या फिर वो जो वर्ड यूज करते थे उसमें उपयोग वर्ग के लिए करते थे। अब वो सबाल्टर्न इस्तेमाल इसलिए करते थे क्योंकि वो उस समय जेल में थे और उनके वर्ड जो जो भी लेख लिखते थे
उसके एक एक शब्द की जांच की जाती थी। इसलिए वो इस चीज़ से बचने के लिए मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक हो जाते थे और ये शब्द इस्तेमाल करते थे, और इस शब्द का समाज के निम्नवर्गीय समूह के लिए किया जाता था। ओके फ्रेंड्स, और यही यहीं से रंजीत गुहा ने निम्नवर्गीय प्रसंग की भूमिका में इस शब्द का उपयोग किया। हालांकि ग्रामसी ने जो जिस संदर्भ में उस शब्द का इस्तेमाल किया था, रंजीत गुहा उस शब्द का इस्तेमाल उसमें उस संदर्भ में नहीं कर रहे थे, पर फिर भी उन्होंने उस शब्द की प्रेरणा ग्रामसी से ही ली थी। और इस लेख में जो जन और निम्नवर्गीय शब्द इस्तेमाल हुए होंगे या हुए हैं, वो सब एक दूसरे के पर्याय के रूप में है, और इसमें समूह और तत्व जो है वो संभ्रांत के समूह से बिल्कुल अलग है। देखिए यहाँ अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि परियोजना का विकास। ये जो सबाल्टर्न स्टडीज़ थी, जो उन्होंने परियोजना बनाई, जो इतिहास लेखन का जो एक स्टेप था, उसमें 2 चरणों में उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। 2 चरण में सबसे पहला चरण कौन सा था? सबसे पहला चरण था निम्न वर्ग, अर्थात निचले और शोषित वर्ग के सरोकार, मतलब उनके सरोकार मतलब कि उनके बारे में जानना, उनको बताना या उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना। दूसरा संभ्रांत यानी शोषक वर्ग की आलोचना। तो जो संभ्रांत वर्ग है, शोषक वर्ग है, उसकी आलोचना करना है। तो हम पहले इसी की बात करेंगे। तो अब पहला चरण हम देखते हैं कि संभ्रांत बनाम निम्नवर्गीय। देखिए शुरू में ये जो निम्नवर्गीय प्रसंग लिखा जा रहा था, उसके 3 खंड तैयार किए जाने की योजना बनी थी, जिसके प्रणेता होंगे या संपादन करेंगे रंजीत गुहा। लेकिन अब हुआ क्या, इसमें जो चीज़ें की गई हैं उसमें मार्क्सवाद के आर्थिक पक्ष पर दिए जाने वाले सिद्धांत के साथ साथ जो बुर्जुआ राष्ट्रवादी संभ्रांत है और उपनिवेशवादी विवेचना है, क्योंकि इतिहास लेखन भारत में 3 तरह के इतिहास लेखन हुए थे: उपनिवेशवादी इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन और मार्क्सवादी इतिहास लेखन। तीनों क्या क्या हैं, आई थिंक हमारे प्रीवियस लेक्चर में आप देखेंगे तो आपको उपनिवेशवादी और राष्ट्रवादी मिल जाएगा, शायद मार्क्सवादी नहीं है क्या। ठीक है, तो उसमें कुछ हुआ नहीं, मतलब ये इन तीनों के खिलाफ बातें की गई हैं, इन तीनों की विवेचना करके इनके अगेंस्ट चीज़ें बताने की कोशिश की गई हैं, नई व्याख्या को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और ऐसा नहीं है कि इस जो इतिहास लेखन की पुरानी परंपरा है उससे असंतुष्ट लेखकों ने इस चीज़ को लिखा है, बल्कि उससे हटकर ऐसे भी समाज विज्ञानी और इतिहासकार इसमें शामिल हैं जो वास्तव में निम्नवर्गीय सबाल्टर्न समूह से संबंधित नहीं भी थे। ठीक है, अब चूंकि निम्नवर्गीय प्रसंग भारत से संबंधित था, लेकिन इंग्लैंड में कुछ भारतीय इतिहासकारों के मन में भी ये चीज़ें आई, और उसका श्रेय जाता है रंजीत गुहा जी को। अब देखिए स्टार्टिंग में ये हुआ था कि जो वो भारत की इतिहास लेखन की परंपरा थी, जिसमें संभ्रांतवाद, उपनिवेशवादी संभ्रांतवाद और बुर्जुआ राष्ट्रवाद थे, तो वो क्या होते थे, वो संभ्रांतवाद से ग्रसित थे। मतलब कि वो सिर्फ वह हाई जो वो लोग होते थे, अपर क्लास के लोग होते थे, सिर्फ उनके बारे में सोचते थे और उन्हीं के इर्द गिर्द अपने पूरे इतिहास लेखन को घुमाते थे। और यहाँ तक कि कहा गया कि जो इतिहास लेखन था उसमें ब्रिटिश शासन के वैचारिक विमर्श से प्रभावित थे। भले से औपनिवेशिक और जो ये राष्ट्रवाद थे थोड़े बहुत अलग थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ समानताएं भी उसमें मिल जाती थी। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती थी कि इसमें जनता की राजनीति पूरी तरह से गायब होती थी, और मतलब कि उसमें जनता के बारे में बात होती ही नहीं थी। अगर बात होती भी थी तो वो जनता को सिर्फ एक पपेट की तरह दिखाया जाता था कि जनता को ये किया जाएगा, जनता ऐसा करती है, जैसा जनता वैसा करती है, बट वास्तव में जनता क्या करती है उसके बारे में कोई छवि नहीं दिखाई जा रही थी। अब क्या हुआ, अब उनके विचार में अब ये समय आ गया था, समय आ चुका था कि निम्न वर्गों की दृष्टि से इतिहास देखा जाए और लिखा जाए। यह दृष्टि तथा जनता की राजनीति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। क्योंकि ये इसलिए जरूर महत्वपूर्ण थी क्योंकि जो ये क्षेत्र था, जो निम्न वर्ग के समूह थे, वो स्वायत्त होते थे। उनका ना तो संभ्रांत से राजनीति से कुछ लेना देना था, ना ही वो उनके अस्तित्व पर आधारित होता था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अलग थी, जो संभ्रांत वर्ग से अलग थी, इसलिए इसके बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी था। जैसे कि इसकी जो जड़ें थी, इसकी जड़ें जो थी वो जात और संबंधों के फैलाव, जनजातीय बंधुत्व, क्षेत्रीयता, इसमें जो परंपरागत संगठन होते थे, जन संगठन, उनसे जुड़ी होती थी। दूसरा ये होता था कि संभ्रांत जो वर्ग जो होता था वो लामबंदी की प्रकृति ऊर्ध्व होती थी, ऊपर से नीचे तक हो जाती थी। पहले ऊपर कोई कुछ कहता था, उसके बाद आता था, उसके बाद आता था। लेकिन जो जनता की लामबंदी होती थी वो क्षैतिज होती थी, मतलब एक समान रूप से हर जगह पे वो चीज़ें चलती थी। अब तीसरा अंतर ये बता रहे हैं कि संभ्रांत लामबंदी कानून दायरे में बंधी और शांत होती थी, क्योंकि उन्हें ये फ़र्क पड़ता था कि सरकार क्या कर रही है या ब्रिटिश क्या कर रहा है, नाराज़ हो जाएगा या वो उनके बारे में सोचते थे। लेकिन जनता बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं सोचती थी।
वो हमेशा मतलब उसकी अपेक्षाकृत उग्र होती थी। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सरकार क्या सोच रही है, ब्रिटिश क्या सोच रहे हैं, उसको लगता था गलत है तो गलत है। और चौथा ये था कि जो संभ्रांत लामबंदी थी वो अधिक सतर्क होती थी और नियंत्रित होती थी, जबकि निम्नवर्गीय लामबंदी अचानक उभर आती थी और स्वतः स्फूर्त होती थी। तो आप इस चीज़ को ज़रूर लिखिए कि हाँ, क्यों ज़रूरत पड़ी सबाल्टर्न की, और वो बाकी संभ्रांत वर्ग का जो इतिहास था उससे डिफरेंट क्यों था। आगे देखते हैं। निम्नवर्गीय प्रसंग जल्द ही जनता के नए इतिहास के रूप में तब्दील हो गया। उसमें सरकारी राष्ट्रवाद के साथ साथ जनता के इतिहास का घालमेल नहीं किया गया। तो यही सारी चीज़ें थी। अब देखिए इसमें जो बातें बताई गई हैं, उसने उन विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया जिनका उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्र राज्य द्वारा किए जाने वाले राष्ट्रवादी दावों से मोह भंग हो चुका था। और हुआ क्या कि इसने भारतीय इतिहास लेखक की 3 प्रमुख प्रवृत्तियां जो थी उसको विरोध में खड़ा पाया। कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी? प्रवृत्तियां थी उपनिवेशवादी, जिन्होंने देश की अज्ञानी जनता को, और जिनका मानना था कि देश की जनता जो है, भारत की जनता अज्ञानी है और उसे ज्ञान देने के लिए औपनिवेशिक शासन जरूरी है। ऐसी जो थिंकिंग रखती थी, जो इतिहास रखते थे, वो उपनिवेशवादी के इतिहास लेखन थे। और दूसरा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, जिन्होंने ये बोला कि जन आंदोलन को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंग माना, कि ये आंदोलन होना चाहिए जिससे राष्ट्रवादी निर्माण होता है। और तीसरा मार्क्सवादी, जिन्होंने ये माना कि जनता के संघर्ष को क्रांति और समाजवादी स्थापना के इतिहास में समाहित कर देते थे, या उनको मानना था कि जनता का जो संघर्ष है वो क्रांति और समाजवाद की इस राज्य की स्थापना करने के लिए होता है। तो इन तीनों के विरुद्ध में, या इन दोनों के विरोध में सबाल्टर्न को खड़ा कर दिया गया। अब देखते हैं कि ये जो परियोजना बनाई गई थी उसके कई उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य था कि ये जो कांग्रेस राष्ट्रवाद का बुर्जुआ और संभ्रांत चरित्र दिखाना। जो कांग्रेस राष्ट्रवाद का खेल खेल रही थी, जो राष्ट्रवाद वो बता रही थी, उसका बुर्जुआ और संभ्रांत चरित्र दिखाना कि नहीं, ये तो सिर्फ अपर क्लास और हाई क्लास की बात है। चूँकि आप अक्सर देखिए कांग्रेस की आलोचना इस बात पर की जाती थी कि कांग्रेस में शामिल जितने भी लोग थे वो सब कहीं ना कहीं अपर क्लास के लोग थे, संभ्रांत क्लास के लोग थे। तो उसके चरित्र को वो दिखाना जिसमें लोकहितवादी और परिवर्तनगामी आंदोलनों पर अंकुश लगाया। उसके बाद दूसरा वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय कांग्रेस या जो राष्ट्रवाद है वो महान आख्यान में जनता के संघर्ष को शामिल किए जाने के कई इतिहासकारों के दावों की चुनौती दी गई। उन्होंने ये चुनौती दी कि ये जो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय या राष्ट्रवाद जो है, जिसे कांग्रेस का राष्ट्रवाद कहा जा रहा है, उसमें बहुत सारे इतिहासकारों ने दिखाया कि ये जनता का संघर्ष है। पर वास्तव में ये जनता का संघर्ष था या नहीं, सबाल्टर्न जो दिखाने की कोशिश कर रहे थे उनके उद्देश्य में एक ये भी शामिल था। तीसरा जो शामिल था वो ये था कि निम्नवर्गीय चेतना का निर्माण करना और उसके स्वायत्त पर बल दिया गया। तो चूँकि इनकी जो चेतना थी उसके निर्माण करने के लिए इनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं थी, स्रोत नहीं थे या प्रमाण नहीं थे जिससे वो ये सारी चीज़ें कर पाते। पर फिर भी ये काम बहुत मुश्किल था, बट इन्होंने कहीं ना कहीं से इस चीज़ों को देखा। हम आगे देखते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रवाद और भारतीय राज्य में इनके कार्यान्वयन से शुभ सबाल्टर्न, मतलब कि जो कार्य ये सब कर रहे थे, जो कांग्रेस थे या उनकी जो राष्ट्रवादी धारणा थी, जो कार्य कर रही थी भारतीय राज्य में, उनके कार्य से ये लोग अलग होकर सबाल्टर्न ने ये कह दिया, या ये जो पुरानी अभिधारणा थी कि जनता जो है वो लामबंदी या तो आर्थिक परिस्थितियों के ऊपर करती है या उसके द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं, मतलब आर्थिक कारणों से ही जनता लामबंद होती है। पर इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। भारत की जो जनता है या जो जनता होती है वो लामबंद या गुस्से में या जो विद्रोह करती है या विरोध करती है, वो ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक परिस्थितियों की वजह से हो। उन्होंने बोला कि नहीं, इनका एक अपना स्वायत्त वो होता है, अस्तित्व स्वायत्तपूर्ण होता है। यहाँ देखिए लिखा है कि यह स्वायत्तता शोषण की परिस्थितियों में निहित होती है। सबाल्टर्न इतिहासकारों ने कबीले, किसान, सर्वहारा जैसे समूहों और कभी कभी मध्य वर्ग पर भी काम किया। उनका यह मानना था कि यह क्षेत्र संभ्रांत राजनीति से अप्रभावित था। मतलब उन्होंने ये जो चीज़ें देखी, उन्होंने कबीलों, किसान, सर्वहारा, इन सब समूहों को देखने के बाद बोला कि नहीं, इनका अस्तित्व स्वायत्तपूर्ण होता है और ये संभ्रांत राजनीति से पूरी तरह से अप्रभावित होते हैं और इनकी जो शक्ति होती है वो स्वतः स्फूर्त होती थी। इनके किसी भी आंदोलन के पीछे कोई करस्माई जो नेतृत्व का हाथ होता था वो बिल्कुल नहीं होता था। ये अपनी चीज़ें खुद देखते थे। इन्हें लगता था कि इनके साथ जाती हो रही है या गलत हो रहा है, तो ये उसका विरोध खुद करने लगते थे। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे बताने की कोशिश की गई थी कि शाहिद अमीन ने महात्मा गांधी के बारे में जनता के नज़रिए का अध्ययन किया। उन्होंने ये पाया कि महात्मा गांधी जो संभ्रांत वर्ग के लोग थे, जो कांग्रेस के लोग थे, जो महात्मा गांधी की छवि बताते थे, स्थानीय लोगों में उसकी जस्ट अलग छवि बनी होती थी। ऐसा माना जाता था कि ये जो महात्मा गांधी में जो महात्मा लगा हुआ है, जनता के लोग उन्हें महात्मा की तरह ही मानते थे और ऐसा मानते थे कि उनके पास करिश्माई ताकत है या कोई जादू है जो
अच्छे करने वालों को इनाम और बुरे करने वालों को सज़ा देते थे। और उनकी जो बातें थी वो अफ़वाह की तरह फैल जाती थी, और कभी-कभी तो ऐसा होता था कि उनकी बातों का प्रभाव ऐसा पड़ता था कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, तो वो करना सबके लिए सही है। बिना सोचे समझे वो चीज़ें कर दी जाती थी, और उसके पीछे कहा जा रहा है कि आर्थिक दर्शन और राजनीति काम करती थी। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि देखिए, महात्मा के संदेश जनता के बीच जाकर किंवदंती के रूप में फैल जाते थे, मतलब कहानी के रूप में फैल जाते थे। 1922 में चौरा चौरी कांड इसका एक परिकाष्ठा, मतलब उसके दौरान यह अपनी परिकाष्ठा पे पहुंच गई थी, जब पुलिस चौकी जलाने, पुलिसकर्मियों को मारने और बाजार लूटने के लिए इसके नाम का इस्तेमाल किया गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि किस तरह से दोनों संभ्रांत वर्ग और जो स्थानीय, जब निम्न वर्गीय समूह था, किस तरह से दोनों के बीच में अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग थिंकिंग थी, जबकि पहले के इतिहासकारों ने ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं, दोनों एक हैं। आगे हम देखते हैं कि उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की कि ये जो वामपंथी इतिहास लेखक थे, या जो सरकारी रिपोर्ट बगावत का जो ब्यौरा देती थी, उन्होंने उसकी भी आलोचना की। ये यहाँ पे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से जो सबाल्टन लोग थे और जो संभ्रांत लोग थे, उनमें क्या अंतर था, उन दोनों को जो एक दिखाने की कोशिश की जा रही थी, बट वो कितनी अलग थी। यहाँ पर ज्ञान पांडे की जो एक लेख है, पीजेंट रिवोल्ट एंड इंडियन नेशनलिज्म, उसमें उन्होंने ये कहा कि असहयोग आंदोलन से पहले भी अवध में किसान आंदोलन हो चुके थे, और वो किसान आंदोलन अपने आप में स्वायत्त था, और किसान शहरी नेताओं, यहाँ तक कि कांग्रेस नेताओं की अपेक्षा भी इनकी जो स्थानीय संरचना होती थी, वो उस चीज़ को बेहतर ढंग से समझते थे। तो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये उसके पहले भी स्थानीय स्तर पे ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और दोनों को अलग अलग ढंग से देखा जाना चाहिए। जैसे स्टीफन हेनिंगम ने कहा था, क्विट इंडिया इन बिहार एंड ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंसेस। उन्होंने इसमें लिखा कि निम्न वर्गीय और संभ्रांत क्षेत्र स्पष्ट परिभाषित और एक दूसरे से अलग थे, इसलिए 1942 की महान क्रांति संभ्रांति राष्ट्रवाद आंदोलन के साथ साथ एक निम्न वर्गीय विद्रोह भी था। उनके उद्देश्य और मांग अलग अलग थी। तो आप यहाँ देखिए कि जो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग थे, दोनों की अपनी अपनी अपना अपना क्षेत्र था, अपनी अपनी स्वायत्तता थी, तो उनको एक करके नहीं देखा जा सकता। अब हम आगे देखते हैं इसकी आलोचना। चूँकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चैप्टर बहुत लंबा है, तो आपको सारा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हैं हमने डिस्कस की हैं, अगर आप उस चीज़ को भी दिमाग में रखेंगे और उससे लिखने की कोशिश करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पर आलोचना ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि सबाल्टर्नेट स्टडीज़ में आलोचना एक बहुत महत्वपूर्ण वो है। अब कुछ भी पूछे, अगर सबाल्टर्नेट से रिलेटेड कुछ भी पूछा गया है तो उसमें इसकी आलोचना ज़रूर रखिएगा। तो आलोचना में देखिए, यहाँ कहा गया है कि इसकी आलोचना जो भी ग्रुप था, चाहे वो मार्क्सवादी हो, राष्ट्रवादी हो, कैम्ब्रिज स्कूल हो, कि हर किसी ने इसकी आलोचना की। कुछ न कुछ इसमें चीज़ें रखी गई हैं। जैसे सोशल साइंटिस्ट में कई आलोचना प्रकाशित हुई। इसमें से एक था जावेद आलम का। उन्होंने कहा कि निम्न वर्ग स्वायत्त होता है, ये बात गलत है। उसकी आलोचना की कि नहीं, ये सही नहीं है। आलम ने कहा कि निम्न वर्गीय राजनीति की स्वायत्तता विद्रोही कार्रवाई की निरंतरता को आधार बनाकर की गई है। इस प्रतिरोध की एक लगातार चलने वाली प्रवृत्ति कृषकों के नज़रिए से विद्रोह की प्रवृत्ति पर आधारित है। यह स्वायत्त कार्य का परिणाम चाहे सकारात्मक हो नकारात्मक हो, सबाल्टर्न इतिहासकारों की कोई रुचि नहीं है। उन्होंने बोला कि मतलब ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये स्वायत्तता से रिलेटेड नहीं होती हैं। एक निरंतर जो गतिविधि चल रही है, उसी को उन्होंने विद्रोह का नाम दे दिया गया, और इसका परिणाम चाहे सकारात्मक हो नकारात्मक हो, सबाल्टर्न को इससे मतलब नहीं होता था। वो बस ये दिखाने की कोशिश करते थे कि हाँ, एक विद्रोह हुआ जो कि संभ्रांत वर्ग से अलग था। पर वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका सकारात्मक मतलब आप आधा अधूरा नॉलेज या आधा अधूरा इतिहास नहीं लिख सकते, आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए थी। उसके बाद एक और आलोचना की गई है, जिसमें संगीता सिंह और अन्य विद्वानों ने कहा है कि आप याद हो तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो रंजीत गुहा थे, उन्होंने ये बोला कि जो किसान आंदोलन होते थे वो स्वतः स्फूर्त होते थे, उनमें स्वतः स्फूर्ता होती थी। इन लोगों ने इस चीज़ आलोचना की कि नहीं, स्वतः स्फूर्ता की कार्रवाई आप कैसे मानोगे कि स्वतः स्फूर्ति कैसे आती है? ऐसा तो होता नहीं था कि वो प्रतिवर्तित कार्रवाई होती थी। प्रतिवर्तित मतलब बदले की भावना के लिए की गई हो। अगर स्वतः स्फूर्ति हो रही है तो इसका मतलब है कि उनकी जो चेतना है वो जग रही होगी। अगर चेतना जग रही है तो ये तो विकास ही माना जाएगा ना। तो जब स्वतः स्फूर्ति जो चेतना जग रही है उसके आधार पर होता था, लेकिन गुहा ने इसका पूरा का पूरा एक राजनीतिक पुनर्स्थापना कर दी कि नहीं, ये सब राजनीति से प्रेरित है। एक तरफ तो वो हटाने की भी कोशिश करते थे कि संभ्रांत और राजनीति से अलग होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जो स्वतः स्फूर्ति हुई वो अपने चेतना के आधार पर हुई। अब उन्होंने कहीं न कहीं
कहीं कहीं ये मान लिया गया है कि जो विद्रोहियों की चेतना थी उसमें धर्म की प्रमुखता थी। अगर अब आप देखिए धर्म की प्रमुखता, अगर सबाल्टर्न स्टडीज़ कहता है कि धर्म की प्रमुखता थी, तो फिर ये तो उपनिवेशवादी जो थ्योरी थी, उपनिवेशवादी जो परंपरा थी इतिहास लेखन की, आप उससे ही तो सहमत कर रहे हो, क्योंकि वो भी तो यही मानते थे कि भारत में धर्म इस तरह से घुल मिल गया है कि वो आपस में ही इस चीज़ को लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये कहीं ना कहीं आप उनके ही उसको दृष्टिकोण का समर्थन कर रहे हैं। और अगली आलोचना रंजीत दास ने कहा है, रंजीत दास गुप्ता ने कहा है कि मतलब उन्होंने कहा कि निम्नवर्गीय क्षेत्र की कोई सुनिश्चित भाषा नहीं हो सकती। अक्सर इन्होंने देखा कि मतलब आपने अभी देखा पिछले जो हमने डिस्कस किया उसमें देखा कि इतिहास जो सबाल्टर्न इतिहासकार थे उन्होंने अक्सर ये दिखाने की कोशिश की कि जो निम्नवर्गीय है वो टकराव और प्रतिरोध के जो क्षण हैं उन पर ही ध्यान दिया। अपनी स्टडी में इन लोगों ने उस पर ही फोकस किया, जबकि निम्न वर्ग के जो सहयोग और चुप्पी की मानसिकता थी, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे निम्न वर्ग थे ना जो सिर्फ शांत हो रहते थे या सहयोग करते थे, उनके बारे में बात नहीं की गई है, उनकी स्टडी नहीं की गई है। तो इस तरह से आप अगर आप एक पक्ष को रखोगे दूसरे पक्ष को छोड़ोगे तो आप पूरी तरह से इतिहास को वैलिडेट नहीं कर पाओगे, आप उसको सही नहीं ठहरा पाओगे। तो इस तरह की चीज़ें, और ये जो संभ्रांत, और एक और आलोचना है इसकी कि संभ्रांत और निम्न वर्ग के बीच जो सख्त विभाजन है ये गलत था। आप एक तरह से डिवाइड करने की बात कर रहे हो, आप ये बताने की बात कर रहे हो, जैसे डेविड लेडिन ने लिखा 2001 में कि बहुत सारे ऐसे प्रशंसक हैं जो निम्न वर्ग को प्रसंग को या निम्न वर्गीय प्रसंग को पसंद करते हैं, पाठक जो हैं, पर उनको कुछ चीज़ें अखरी, उनको कुछ चीज़ें बुरी लगी कि आपने निम्न वर्ग और संभ्रांत वर्ग को इस तरह से अलग कर दिया जैसे वो दोनों अलग अलग चीज़ें हों। आपने दोनों के बीच में एक दीवार खड़ा कर दी, और दीवार ऐसी खड़ी की कि जो बिल्कुल अलग दिखाने की कोशिश की कर रही है। ये लिखते हैं कि आपने ऐसा बना दिया कि जैसे दो मंजिला है, बीच में आपने एक सीमेंट की छत डाल दी, और आपने ये दिखाने की कोशिश की कि जो सम्रांत वर्ग है वो उच्च है और जो सबाल्टर्न हैं वो नीचे हैं। आपने उन्हें हमेशा उसे नीचे ही रखा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को नागवार गुजरेंगी। तो ये जो 4-5 आलोचना है आप इनको लिख सकते हो, लेक्चर बहुत लंबा नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो समझ में नहीं आता, तो बहुत शॉर्ट है और आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं पर मैं उन सबको डिस्कस नहीं करूँगा। कोशिश रहेगी आप इतना ही देख लीजिए कि ये सारी चीज़ें तो आपको पता चल गया होगा। तो अब आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले कुछ भी आए सबाल्टर्न से रिलेटेड कुछ भी आता है तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है कि सबाल्टर्न शुरू क्या हुआ, इसके वर्ड का क्या शब्द का क्या मतलब है और ये किस चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है। फिर आप इसमें लिखेंगे कि इसकी विशेषता, आप विशेषता लिख सकते हैं। इसकी विशेषता क्या थी कि ये निम्न वर्ग से रिलेटेड होता था, उसकी अपनी स्वायत्तता होती है, उनका अपना अलग नज़रिया होता था। उसके बाद इसमें दो पहलुओं पर चर्चा की गई है। उसके बाद आप चाहें तो ये जो दोनों पहलू हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे आलोचना, आलोचना लिखेंगे। उसके बाद निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखते ही आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और वो कम से कम 4 से 5 पेज आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, और इससे ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है क्योंकि पेज लिमिटेड होते हैं। तो फ्रेंड्स आप, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर एक चैप्टर मैं और बना सकता हूँ तो आप अभी बताइए कि फ़िलहाल आपको कौन सा देखना है। तो आप जो जिस पे कहेंगे कोशिश रहेगी कि उस पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।